हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 1 के बारे में, जिसमें हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं संख्याओं के बारे में। देखिए, जो संख्या है उसका निर्माण करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो है अंक। संख्या का निर्माण अंक से किया जाता है और अंक कुछ इस प्रकार होते हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से 9 तक के जो अंक हैं ये 10 अंक होते हैं और इन्हीं का प्रयोग करने के पश्चात हम संख्याओं का निर्माण कर पाते हैं। यदि हम बात करें संख्याओं के बनाने की, तो उनका बनना इन सभी अंकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर 0 से 9 तक के जो अंक हैं वो प्रत्येक संख्या का निर्माण कर लेते हैं। सबसे छोटी जो संख्या होगी, यदि हम छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या 0 होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो भी सबसे छोटी संख्या होगी और एक ही अंक की, ये सभी एक अंक पर आधारित संख्याएं हैं और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की यदि बात की जाए तो इनमें सबसे बड़ा अंक 9 है, तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या भी 9 ही होगी। यहाँ पर 0, 1 और 9 का प्रयोग करके हम एक अंक वाली या 2 अंक या 3 अंक की बात करें, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इनकी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, यदि हम 2 अंकों का प्रयोग करें तो जिसमें 1 और 0 को एक साथ लिखा जाए तो सबसे पहले बड़ी संख्या 10 कहलाएगी। ये 2 अंकों की वो संख्या है जो सबसे छोटी है। और इसी प्रकार से यदि 9 अंक का प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर बनने वाली जो संख्या है, 2 बार 9 को लिखने पर बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि 1 के साथ 2 जीरो का प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर बनी हुई संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी और इधर 9 का प्रयोग 3 बार करने पर बड़ी संख्या 999 जो है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इस प्रकार से यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इन संख्याओं के बीच में एक छोटे से संबंध की बात करें तो हमें एक चीज जानने को मिलेगी। यदि हम एक अंक के सबसे बड़ी संख्या में प्लस 1 को यदि जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हमें प्राप्त संख्या जो है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। जैसा हम आगे समझ सकते हैं इसको, यदि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 को जोड़ने पर हमें उससे अधिक अंक वाली, ये 1 अंक है तो यहाँ पर 2 अंक वाली प्राप्त होगी, वो संख्या सबसे छोटी होगी। जैसे यदि 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें यदि 1 को जोड़ दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इसी क्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें 1 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 1000, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और इसी को आगे और बढ़ाएं तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 10,000। जो 10,000 है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो किसी भी अंक की छोटी या बड़ी संख्या का निर्माण करने के लिए हमें मात्र 0, 1 और 9 की आवश्यकता होती है। इन्हीं का प्रयोग करके सभी संख्याओं का निर्माण किया जाता है। यदि बचे हुए अंक 2 से लेकर 8 तक के अंकों का भी प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर काम में आने वाली प्रत्येक संख्या का निर्माण किया जा सकता है। जैसे यदि हम 2 का प्रयोग करें और उसके साथ 7 का प्रयोग करें तो बनने वाली संख्या 27 कहलाएगी, या फिर इनके अंकों को विपरीत कर दिया जाए, पहले 7 का प्रयोग करें और फिर 2 का, तो यहाँ पर बनने वाली संख्या 75 कहलाएगी। तो इस प्रकार से संख्याओं का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे संख्याओं के निर्माण के पश्चात इन संख्याओं के प्रत्येक अंक के स्थान के बारे में। यहां पर प्रत्येक संख्या जो है जब उसका निर्माण किया जाता है, जैसे 1, 2 और 3, जब इसका निर्माण किया जाता है तो यहाँ पर 3 अंकों की जैसे ये संख्या दी हुई है तो इसमें 3 जो है वो पहले स्थान पर लिखा हुआ है, 2 जो है वो दूसरे स्थान पर है और जो 1 है वो तीसरे स्थान पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 जिस स्थान पर दिया हुआ है उस स्थान को कहा जाता है इकाई, और इकाई का मतलब होता है 1। दूसरा जो स्थान है उसे कहा जाता है दहाई, जिसका मतलब होता है
2, और जो तीसरा स्थान है वो है सैकड़ा, जिसका मतलब होता है 3। अब यहाँ पर 1 2 3 ये सब इस संख्या को दर्शाते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो होगी हम उसे गुणात्मक रूप में लिखेंगे इन अंकों के साथ। कैसे? जैसे इकाई के लिए हम गुणात्मक रूप में लिखते हैं 1 को, जो इसका अंक दिया हुआ है 3 उसके साथ 1 का गुणा करेंगे तो संख्या बनेगी 3। दूसरा अंक है 2, उसके साथ 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, मतलब हम गुणा करेंगे 1 और 0 का, जिसका मतलब होता है 20। इसके पश्चात तीसरा अंक जो 1 है उसके लिए हम गुणा करेंगे 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 का, जिसके लिए अंक बनता है 1 और 2 0। इन सबको जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 3 2 और 1, जो दी हुई संख्या के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम संख्या को उनके स्थान से संबंधित करें तब हमें प्राप्त होता है कि वो संख्याएं किस प्रकार से अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। इस विधि को या फिर स्थान किसी संख्या के स्थानों को स्थानीय मान कहा जाता है। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या के स्थानीय मान को आसानी से निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए 4225, तो यहाँ पर यदि हम 5 का स्थानीय मान देखें तो वो 5 होगा, क्योंकि 5 गुना 1 किया गया है, इस वजह से वो 5 रहेगा। 2 के स्थानीय मान की बात करें तो 2 गुना 10 होगा, जिसका स्थानीय मान 20 रहेगा। इसके पश्चात दूसरे दिए गए 2 का स्थानीय मान 2 गुना 100 होगा, जिसका मान होगा 200। इसके पश्चात अंतिम अंक जो 4 दिया हुआ है इसका स्थानीय मान 4 गुना 1000 होगा, जिसका मान आता है 4000, और सबका योग करने पर फिर से हमें प्राप्त होगा 5 2 2 और 4, जो दी हुई संख्या के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं हमें दी हुई हैं वही हमें स्थानीय मान में प्राप्त होती हैं। इन्हीं का प्रयोग करने के पश्चात हम संख्याओं की तुलना कर पाते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी छोटी। यदि किसी संख्या में 3 अंक दिए हुए हैं और किसी दूसरी संख्या में 4 अंक दिए हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि 3 अंक वाली संख्या सैकड़ा तक की होगी, लेकिन जो 4 अंक वाली संख्या है वो 1000 तक की होगी। तो इसलिए जिस संख्या में अंक अधिक होंगे वो संख्या बड़ी कहलाएगी। लेकिन यदि किसी संख्या में समान अंक दिए हुए हैं, दोनों तरफ यदि 3 अंक दिए हुए हैं, तो हम अब अंकों की तुलना करने के पश्चात ही पता लगा पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या दी हुई है 135 और 136, इसमें यदि हम इनकी तुलना करना चाहें तो वैसे हम जानते हैं कि 135 छोटा है और 136 उससे बड़ा होगा, लेकिन यदि इनकी तुलना करें तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि इन दोनों ही संख्याओं में कितने अंक हैं। दोनों तरफ जैसा हम देख पा रहे हैं दोनों में 3 अंक दिए हुए हैं, जिसमें पहला अंक 5, दूसरा 3 और तीसरा अंक 1 है। ऐसा यहाँ पर पहला अंक 6, दूसरा 3 और तीसरा अंक 1 दिया हुआ है। लेकिन जब संख्याओं की तुलना की जाती है तो हम इनके बाईं ओर से अंकों की तुलना करना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि सैकड़ा, तीसरा स्थान जो है वो सैकड़ा का है, तो सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर 1 दिया हुआ है और यहाँ पर भी सैकड़ा के स्थान पर 1 दिया हुआ है। इसका मतलब जो अंक सैकड़ा के स्थान पर है दोनों ही संख्याओं में उसका मान समान है। इसके पश्चात दूसरा अंक देखते हैं दोनों तरफ, जो 3 दिया हुआ है दूसरे स्थान पर, तो इसका मान 30 जो है वो दोनों तरफ समान होगा। तो ये हो गया 100 प्लस 30, इसको भी हम लिख सकते हैं 100 प्लस 30। इसके पश्चात तीसरे अंक की बात करें तो तीसरा अंक यहाँ पर 5 है, जिसे हम लिखेंगे प्लस 5, और यहाँ पर तीसरा अंक जो है वो 6 दिया हुआ है, जिसे हम लिखेंगे प्लस 6। यहाँ पर हमने देखा 2 स्थान तक के बाईं ओर से 2 स्थान तक के जो अंक है वो पूरी तरह से समान है। यहां तक पूरी संख्या समान थी, लेकिन एक अंक इकाई का जो पहला अंक है वो दोनों में अलग दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो 6 से छोटा होता है। अतः दी हुई संख्या 135 जो है वो छोटी होगी 136 से। यदि हमारे पास अगले उदाहरण में जैसा हम देख पा रहे हैं, यदि हम यहाँ पर देखें कि 2 संख्याएं जो हमें दी हुई हैं उनमें यहाँ 4 अंक और यहाँ पर 3 अंक हैं, तब इनका हम निर्धारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें बस मात्र एक चीज की आवश्यकता होगी, वो है अंकों को गिनना।
हम अंक गिनेंगे दोनों संख्याओं में कितने अंक दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ 4 अंक दिए हुए हैं और यहाँ पर 1 2 और 3, तो इस संख्या में 3 अंक दिए हुए हैं। जो संख्या सबसे अधिक अंक रखती है वह संख्या सबसे बड़ी कहलाएगी। तो इसमें हमें किसी और नियम की आवश्यकता नहीं होगी, हम एक ही नियम का प्रयोग करने के पश्चात बता सकते हैं कि जिस संख्या में अंक अधिक होंगे वही संख्या सबसे बड़ी कहलाएगी। इन्हीं संख्याओं की तुलना करने के पश्चात ही हम समझ पाते हैं कि किस प्रकार से संख्याओं में हम क्रम को निर्धारित करते हैं। यदि हम क्रम की बात करें, क्रम क्रम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आरोही क्रम और नंबर 2 अवरोही क्रम। आरोही क्रम जो है वो बढ़ते हुए क्रम को कहा जाता है और अवरोही क्रम जो है वो घटते हुए क्रम को कहा जाता है। यदि इन दोनों को ही हम समझना चाहें तो हम इनको किसी संख्या से या फिर अंक से भी समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक संख्या दी हुई है 100, 125, 150, 175। इस प्रकार से यदि हम इनके बाद एक संख्या और लिख लेते हैं 135 और 142, यहां पर कुछ संख्याएं हैं जिनको हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के लिए पहचानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आरोही क्रम की बात करें तो जिसका मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। यदि किसी संख्या को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी सबसे छोटी संख्या की। तो हम यहाँ देख पाएंगे कि 100, 125, 150, 175, 135 और 142 में सबसे छोटी जो संख्या है वो 100 होगी। तो 100 को सबसे पहले लिखेंगे, 100 को हमने सबसे पहले लिखा। तो इस क्रम से ये संख्या बाहर हो चुकी है क्योंकि इस संख्या को हम यहाँ लिख चुके हैं। इसके बाद जो इससे बड़ी संख्या होगी उसे लिखेंगे जो होगी 125। इसके पश्चात इससे बड़ी संख्या जो है उसे लिखेंगे 135 होगी। 135 के बाद जिस संख्या का प्रयोग करेंगे वो होगी 142। 142 के पश्चात 150 और सबसे अंत में 175। तो इस प्रकार से जिस संख्या को हमने इस क्रम में लिखा है ये सभी क्रम हमारा कहलाएगा आरोही क्रम। ये एक आरोही क्रम है। इस क्रम में सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करने के पश्चात हम संख्या के सबसे बड़े मान पर पहुंचते हैं। इसके बाद यदि हम अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम आरोही क्रम का विपरीत होता है। कैसे? इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या को, जैसे इसमें लिया लिखा हुआ है कि घटते हुए क्रम में, तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसे पहले लिखेंगे, वहां से शुरुआत करते हुए हमें सबसे छोटे अंक पर जाना होगा। तो इसके लिए हम इसी संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें सबसे बड़ी जो संख्या है जो हमने इस क्रम में लिखा था आरोही क्रम, इसको हम फिर से काम में ले सकते हैं। तो 175 सबसे बड़ी संख्या होगी, उससे छोटी 150 होगी, उससे छोटी 142, उसके पश्चात 135, जिसके बाद 125 और लास्ट में 100। तो यहां पर हमने देखा कि जो 175 आरोही क्रम में सबसे लास्ट में लिखा हुआ था, अवरोही क्रम में वही सबसे पहले है। तो इस प्रकार दूसरे अंक की बात करें तो यहाँ 150 लिखा हुआ है 175 से पहले, लेकिन यहाँ पर 150 175 के बाद लिखा हुआ है और यही क्रम चलता हुआ जाएगा जिसमें हम निर्माण कर पा रहे हैं अवरोही क्रम का। यही अवरोही क्रम कहलाता है जो आरोही क्रम का विपरीत होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो आरोही क्रम है वो अवरोही क्रम का विपरीत होता है। इन्हीं का प्रयोग करने के पश्चात ही हम आरोही और अवरोही क्रम से संख्याओं की तुलना भी करते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक अल्पविराम के बारे में। अल्पविराम जितना छोटा टॉपिक है, सुनने में जितना छोटा है, लेकिन उसे पढ़ते वक्त हमें उतना ही कुछ जानना होगा इसके बारे में। अल्पविराम में हमें संख्या पद्धति को समझना पड़ेगा कि संख्याओं को लिखने का प्रक्रम किस प्रकार से चलता है। संख्याओं को यदि हम भारतीय संख्या पद्धति में लिखें तो उन्हें कुछ इस प्रकार से लिखना होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ के रूप में। लेकिन यदि अंतरराष्ट्रीय की ओर ध्यान दें तो अंतरराष्ट्रीय में संख्याओं को लिखना होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन,
100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन और उसके पश्चात ट्रिलियन। यहाँ पर जब इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय और भारतीय संख्या पद्धति में अंकों को लिखा जाता है तो यहाँ पर जो अंक हैं उनको कुछ जोड़े में लिखा जाता है। जैसे कि यदि हम भारतीय संख्या पद्धति में देखें तो इकाई, दहाई और सैकड़ा को एक साथ लिखा जाता है, जिसकी वजह से संख्या को लिखते वक्त में एक उदाहरण से इसे अगर समझना चाहें, जैसे संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि इस संख्या को अगर हम ध्यान से समझें तो पहला स्थान जो है 9 वो इकाई का अंक होगा, दहाई के स्थान पर 8 है, सैकड़ा के स्थान पर 7 दिया हुआ है, हजार के स्थान पर 6 है, फिर 5 4 3 2 1 इस प्रकार से अंकों को लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इकाई, दहाई और सैकड़ा को एक ही कोमा से दर्शाते हैं। अल्प विराम का मतलब है कोमा। यहाँ पर कोमा जो है वो 3 अंक के पश्चात लगता है, पहला कोमा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो पहला कोमा होगा वो 3 के बाद में लगेगा। सैकड़ा के बाद और हजार से पहले पहले कोमा का प्रयोग किया जाता है। दूसरे कोमा की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि 1000 और 10,000 ये दोनों ही हजार को निर्देशित करते हैं, जिसकी वजह से 1000 और 10,000 के पश्चात एक कोमा का प्रयोग किया जाता है जो 10,000 और लाख के बीच में होता है। फिर इसके बाद लाख और 10 लाख को एक ही बार में दर्शाने के लिए यहाँ पर 10 लाख और करोड़ के बीच में एक कोमा का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा कोमा यहाँ लगता है, तीसरा कोमा यहाँ पर और चौथे कोमा का प्रयोग करोड़ और 10 करोड़ के बाद लगाया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर पहला कोमा होगा 9 8 और 7 के पश्चात, दूसरा कोमा होगा 6 और 5 के पश्चात, तीसरा कोमा होगा 2 के और 3 के बीच में, और इसके बाद अगर कोमा और लगाएंगे तो संख्या हमारी आगे होनी चाहिए। लेकिन यदि इसी संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर सबसे पहले वंस, टेंस और 100। तो यहाँ पर 100 तक एक कोमा का प्रयोग होगा, तो पहला कोमा लगेगा जो हम भारतीय संख्या पद्धति में लगाते हैं उसी के अनुसार 3 अंकों के पश्चात। लेकिन दूसरा कोमा जो है वो यहाँ पर 1000 के पेयर को, या हम बात करें हिंदी में तो जो हजार का जोड़ा होता है, यहाँ पर 1000, 10,000, 10,000 और 100,000, 100,000 को एक साथ दर्शाने के लिए 3 अंकों के पश्चात फिर से एक कोमा लगता है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 के पश्चात फिर से एक कोमा लगेगा। फिर इसके पश्चात आता है बिलियन। जो मिलियन है वो मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन होगा, जिसमें 3 2 और 1 के पश्चात कोमा लगेगा। लेकिन 1 के पश्चात कोई संख्या नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर कोई भी कोमा नहीं लगाएंगे। कोमा को गिनकर या कोमा को समझकर हम जान सकते हैं कि संख्या कितनी बड़ी होगी। यदि हम पहले कोमा की बात करें जो 1000 से पहले आता है, दूसरे कोमा की बात करें वो लाख से पहले आता है, तीसरे कोमा की बात करें वो 1 करोड़ से पहले आता है। इस प्रकार से संख्याओं को कोमा के आधार पर भी हम जान सकते हैं वो संख्या कितनी बड़ी होगी। कोमा ही हमें संख्याओं के बारे में बताते हैं कि कौन सी संख्या कैसी होगी। तो भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हमें ध्यान रखना होगा कि पहला कोमा 3 के पश्चात होगा, दूसरा कोमा 2 के पश्चात, और यही क्रम चलता रहेगा। इसमें हर एक कोमा 2 अंक के पश्चात ही लगेगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सभी कोमा 3 के पश्चात ही लगते हैं, जिसमें चाहे संख्या मिलियन में हो, बिलियन में हो या फिर ट्रिलियन में, ये सभी संख्याओं को दर्शाने के लिए हमें 3 अंक के पश्चात ही कोमा का प्रयोग करना होता है। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।